नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज थोड़ी सी क्लास लेट है, लेकिन क्या करें, घर पे थोड़े सी मेहमान है, गेस्ट है, तो क्लास लेट हुई है। मैं स्टूडियो में हूँ, घर पे मेहमान बैठे हैं, ये क्लास रिकॉर्ड करके वापस जाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि क्लास बीच में ब्रेक नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है ब्रेक की, और मेरी आदत भी नहीं है कि नियमितता को तोड़ूं। जितना हो सकता है कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट फॉलो करते हैं। स्टूडेंट फॉलो ये करते हैं, सर आप नियमित हो तो हमें भी नियमित रहना पड़ेगा। हम भी यही चाहते हैं कि जब हम नियमित है तो हमें देख के काफी सारे विद्यार्थी नियमित रहे। थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन कोई समस्या नहीं, लेट हो जाती है लेकिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज जनसंख्या अपन ने कल जो फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई कल, वास्तव में आनंद आया आप लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर पढ़कर। तो वास्तव में ऐसी प्रतिक्रिया आती है ना जो ज्यादा, हाँ अब मजा आ रहा है, देखो हम जो क्लासेस दे रहे हैं वो वास्तव में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को फायदा पहुंचा रही है, तो वो आनंद आता है ना, तो उस जोश के साथ में क्लास दी जाती है। तो इसलिए हमारे लिए आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है ना, वो एक संजीवनी बूटी की तरह है। जैसे आप लोग कहते हो सर आपकी क्लास हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ये है, तो हमारे लिए आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत फायदेमंद होती है। तो ये एक वो उत्साह हमारे अंदर, वो उमंग भर देती है जो फिर बाकी किसी समस्याओं के आगे फिर हमें रुकने नहीं देती, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलिए, तो अब चलते हैं अपन इसका पार्ट 2 जनसंख्या का पढ़ते हैं, और इसी के साथ में अपना कक्षा 8 का अध्याय 4 है वो पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे देखते ही देखते आपके आरबीएससी पूरी हो जाएगी, है ना, 6 to 10, और आपको लगेगा ही नहीं हाँ गुरुजी बहुत अच्छे से मतलब पूरी हो गई, अब तो मजा ही आ गया और वो मजा ही लेना है, ठीक है। चलो बातें खूब होगी, आओ क्लास में, ठीक है। इम क्या है, जनसंख्या में देखो आंकड़ा पढ़ना पड़े। आ क्लास जो है नहीं 8वीं के मैटर माते आ थान ध्यान है, और उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से और मैटर जोड़ा है और याद करवाने की कोशिश तो अपन करते ही हैं। अब कल जो पढ़ लिया उसके आगे आज अपन पढ़ेंगे लिंगानुपात पढ़ेंगे, ठीक है, साक्षरता पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या वगैरह ये पढ़नी है। अच्छा किया कि 8वीं में बीच में ये टॉपिक आया है, तो इसमें क्या एक रिवाइज हो जाता है बीच में, काफी सारे विद्यार्थियों के सेकंड ग्रेड वगैरह एग्जाम है ना, उनके एक अच्छा सा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले आओ लिंगानुपात। अब लिंगानुपात है क्या, साधारण शब्दों में देखो, यहाँ पे जो भाषा लिखी है वो तो मतलब 8वीं की पुस्तक में दे रखी है, वो समझने के लिए है, ठीक है। साधारण भाषा में देखोगे तो क्या है, क्षेत्र विशेष में रहने वाले 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी है। क्यों लिंगानुपात लेना पड़ता है, क्योंकि अपने यहाँ पे अब जो हो गया है ना, समाज पुरुष प्रधान हो गया है, और पुरुष प्रधान समाज में काफी सारी ऐसी कुरीतियां कुप्रथाएं चलती है, कन्यावध वगैरह ये सारी, तो इनमें क्या होता है कि महिलाओं की संख्या होती है कम। देखो समाज एक बहुत बड़ी कठिनाई से जूझ रहा है, बहुत बड़ी समस्या सामने आती है, जिसमें एक तो आटा साटा प्रथा, बहुत मतलब एक जहर है एक तरह का आटा साटा प्रथा। आटा साटा में क्या होता है, लड़की दोगे तो ही लड़का मिलेगा, भाई बहन होते हैं ना वो आपस में, ये भाई बहन यहाँ है, ये भाई बहन यहाँ है। अब राजी खुशी देखो कहीं हो रहा है आटा साटा तो समस्या नहीं आती, कब जबरदस्ती के सौदे होते हैं ना, वहां पे आटा साटे में समस्या आती है। समाज के जो लोग हैं उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि आटा साटा मतलब वहीं पे की जाए जहां पे दोनों पक्ष और चारों व्यक्ति राजी है, ठीक है। मतलब लड़का लड़की इधर भी राजी है और इधर भी राजी है, तब तो उनकी समस्या जिंदगी में कोई आ नहीं सकती। लेकिन लड़का लड़की कहीं समझौता करके आप उनका रिश्ता करते हैं तो वहां पे रिश्ता तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत मतलब जब उनकी राजी खुशी नहीं है वो, तो वो समस्याएं देखते हैं, और अपन खुद भी देखते हैं समाज में काफी सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। और ये आटा साटा प्रथा वगैरह क्यों अस्तित्व में आ रही है या क्यों ये होती है, ये होती इस कारण है क्योंकि लिंगानुपात, ठीक है ना, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है कम। और उसके दोषी कौन है, उसके दोषी भी है हम। क्यों, हमारी सोच ऐसी है कि हम कन्या जो है, अब तो इतना नहीं होता है, अब तो देखो बहुत अपराध भी है, लेकिन अपराध है तो सजा है, लेकिन सजा से नहीं, अंदर से ये चीजें आनी चाहिए। मैं बिल्कुल क्लास पे आ रहा हूं, लेकिन एक जरूरी चीज जो है ना, ये बतानी बहुत जरूरी है। जब हम खुद समझदार होंगे और हम खुद इस चीज को समझेंगे, तभी लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाएं होगी। यदि 1000 पुरुष पे 1000 महिलाएं नहीं है तो हर व्यक्ति का घर बसेगा ही नहीं, हर व्यक्ति का घर बसेगा नहीं, फिर बाद में क्या है, लड़कियों के लिए इधर उधर फांपे मारने पड़ते हैं, सीधी बात है कि नहीं है। और फिर ये आटा साटा प्रथा वगैरह ये अस्तित्व में आती है। भाई राजी खुशी सगाई सत्पन्न होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया काम है,
लेकिन आटा साटा में यदि जबरदस्ती किसी के साथ में मतलब नई इच्छा है फिर भी उसको समझौते बस शादी करनी पड़ती है, वहां पे समस्या आती है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो चीज जो है मतलब या तो लड़के के लिए या लड़की के लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयां पीड़ाएं लेकर आती है, तब उनके लिए वो चीज सही नहीं होती है ना। चलिए आओ, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 928। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, आपके सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं वो यही बनते हैं कि 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। अब यहाँ पे प्रश्न अलग तरीके से और बनता है, 0 से 6 वर्ष का और पूछा जाता है, यानी 0 से 6 वर्ष पे लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, उसको कहा जाता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात, जो बहुत ही कम माना जाता है 888। यानी कि 1000 लड़के हैं और लड़कियों का अनुपात कितना है? 888। तो बहुत ही कम है ये, और ये मतलब बहुत चिंतनीय विषय है लिंगानुपात, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, राजस्थान के लिए भी, जिसके लिए कह दो सभी के लिए। सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में कहां देखने को मिलता है? डूंगरपुर। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लिंगानुपात 994, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं। देखो 1000 बराबर तो यहाँ पे भी नहीं है, अब तो 1000 से कम हो गई, पहले 1000 से ऊपर चलता था ये आंकड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है फिर भी स्थिति राजस्थान में सबसे अच्छी है, 994। सबसे कम देखी जाए यदि न्यूनतम लिंगानुपात तो धौलपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर 846 महिलाएं ही है। सबसे स्थिति खराब कहां है? धौलपुर की साइड सबसे खराब है। तो यहाँ पे आंकड़े आप लोगों को सीधे याद करने। ये नक्शा मैंने आरबीएससी की पुस्तक से ही आपके लिया है, तो जिसके अंदर ये आपके दे रखा है। देखो यहाँ डूंगरपुर यदि देखोगे ना, ये 994 सबसे अधिक, ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको 5 जो आपको ध्यान रखने हैं, वो 5 अधिक लिंगानुपात वाले जिले और 5 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। अब इसमें क्या है, ये आपके 8वीं की पुस्तक में नहीं दे रखे 5, लेकिन ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उनको अपन को पढ़ना है। जहां पे मैं कह रहा हूं वहीं पे ध्यान देना, दूसरी तरफ ध्यान दिया तो भटक जाओगे, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है। अब देखो, जो अपने भूमिका इतनी समय बांधी है उसमें, अब देखो पहले तो सीधा याद करो कि डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। एक तो तरीका है ये, ठीक है, अवरोही क्रम। एक तो ये याद रखो, याद नहीं रहा, नहीं तो मैं तरीको बताऊं। एक छोरो है जिनी उम्र ब्याह लायक होगी, बिन नाम है डूंगर राज। क्या नाम है? डूंगर राज। डूंगर राज नाम रो छोरो तो हो सके क्या समस्या थोड़ी है। डूंगर राज रे संबंध करने रे टाइम होगी भाई, हगई हथपन टाइम होगी, लेकिन मैं बताया था ने क्या 1000 पुरुषों माते 1000 स्त्रियां है कौन, ठीक है। इन लहरों ब्याह नहीं हो रही हो, तो अपार समाज में संत महात्मा वगैरह ये भी खूब हुआ करे, ठीक है। बूझ करे कोई परिवार वाला जार, तो अगर डूंगर राज ने को एक तरीको है जिम तन लड़की मिल सके, ठीक है, ब्याह करना है तो क्या तरीका है बाबूजी बताओ, तो क्या पानी पर बांस लेकर चलो, है क्या? हाँ, पानी पर बांस लेकर चलो, तपस्या सफल होगी तो ब्याह हो जाए। क्या कहा? पानी पर बांस लेकर चलो, किन कहो? डूंगर राज ने, ठीक है। अब देखो, अब आपने समस्या समाप्त है। डूंगर राज यानी कि डूंगर से तो आ गया डूंगरपुर, इससे आ गया राजसमंद पहले और दूसरे नंबर पे। यहां से लेना है आपको पाली, इस पर से लेना है प्रतापगढ़, और इस बांस से लेना है बांसवाड़ा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों के ये तो होगी समस्या समाधान। हम आओ अटे ट्विस्ट है, ठीक है। नहीं इम सही नहीं है, वो ये 5 सही नहीं है, ये ज्यादा वाले सही है, ये सही नहीं है। इसमें देखो सबसे कम लिंगानुपात किसके अंदर है? धौलपुर के अंदर है। अब यहाँ पे डूंगर राज ने क्या बताया है कि डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चलो तो शायद सगाई सतपन वगैरह हो जाया और थारे कांटो निकल जाए, ठीक है। और वास्तव में निकल भी गयो। इन आखिर में सगाई वास्ते लड़की मिल गई, और लड़की मिल गई ओ गो राजी, और सीधो बटू फोन करियो दोस्त ने, अरे डीजे कर भग्गा, डीजे कर, अपार काम निकल गो, अब करा ब्याह, ठीक है, कि डीजे कर भग्गा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है ना, ये याद नहीं रखना, ये न, इस पे ध्यान मत देना, ये चारों ये वाले ही आ गए, ये मिस टाइप है इस स्लाइड के अंदर, ठीक है। मैं दूसरे लिखवा रहा हूँ, वो ध्यान देना, इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ पीडीएफ के भरोसे मत रहना, क्लास अटेंड करनी जरूरी है, नहीं ऐसे ट्विस्ट हो जाएंगे, फिर मुझे मत कहना सर ट्विस्ट हो गया हमारे साथ। डीजे कर भग्गा, ठीक है। पहला थान बताऊं ट्रिक,
डीजे कर बग्गा। बगियो कोई दोस्त है बिन कहो कि डीजे कर बग्गा, डीजे कर अपर मामलो हुगो रेडी। तो देखो डी से तो आपको लेना है धौलपुर, ठीक है। इसके बाद में इस जे से लेना है जैसलमेर, जैसलमेर। फिर देखो इस कर से लेना है करौली, करौली। इस ब से भरतपुर, भरतपुर। और इससे लेना गंगानगर, गंगानगर। और ये हो गए आपके 5 कम लिंगानुपात वाले जिले। डीजे कर बग्गा, ठीक है। ये 4 काउंट मत करना, ये नहीं है, ठीक है, ये मिस टाइप है। अब जिसने नहीं देखी, सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहते हैं ना, वो समझेंगे कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। ये क्लास अटेंड करने वालों को ही फायदा मिला है इसका। हालांकि ये जानबूझ कर नहीं किया है, मेरे से गलती से रहा ही है, ठीक है। जानबूझ और मैं यूं कि ने गोडा नहीं दूं, ठीक है। लियो थे स्क्रीनशॉट लियो, डीजे कर बग्गा ले लियो के स्क्रीनशॉट। चला आगे, ठीक। चलिए अब आते हैं अपन साक्षरता पे। उम्मीद कर रहा हूं कि लिंगानुपात इन शॉर्ट ही सही, लेकिन समझ में आ गया होगा, जितना पढ़ा है उतना याद हो गया होगा, ठीक है। चलो आते हैं अपन साक्षरता पे। अब साक्षरता का मतलब क्या है? पढ़े लिखे व्यक्ति। तो किसी क्षेत्र में पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। 2011 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.11, ठीक है, राजस्थान की। सर्वाधिक साक्षरता के अंदर ध्यान रखना है कोटा, शिक्षा नगरी कहते हैं भाई। शिक्षा नगरी याद रख लियो कि कोटा में सबसे ज्यादा साक्षरता है, ठीक है। कितनी? 76.6%। न्यूनतम साक्षरता दर जालोर, लेकिन एक विडंबना है, देखो जालोर में साक्षरता दर न्यूनतम है। कोई भी क्षेत्र नहीं चाहेगा कि हमारे लिए साक्षरता दर न्यूनतम हो, लेकिन यहां से आप लोगों को पता है अभी हाल ही में पेपर बहुत ज्यादा लीक हुए हैं। साक्षरता दर कम है लेकिन पेपर लीक ज्यादा हुए हैं। और कोई भी क्षेत्र ये भी नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र का नाम जो है वो पेपर लीक के अंदर खराब हो, लेकिन हुआ है जो, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन यह है कि हर क्षेत्र के अंदर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र ही पूरा ऐसा है। ये चीज हमें समझनी चाहिए, है ना। लेकिन एक जो कहते हैं कि भाई दाग लगता है ना, तो वो पूरे पे फिर असर करता है। ये इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई कोई एक खराब काम करे तो भी उसके आसपास वाले सभी बदनाम होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जालोर में 52.12 है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां है? झुंझुनू में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा के अंदर। देखो कोटा के अंदर आपको सर्वाधिक साक्षरता भी ध्यान रखना है, महिला साक्षरता भी कोटा में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां है? प्रतापगढ़ में। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहां है? जालोर में। अब देखो न्यूनतम साक्षरता में भी आपको जालोर याद रखना है, न्यूनतम महिला साक्षरता में भी जालोर याद रखना है। यानी कि कहीं ना कहीं लॉजिक बिट जाता है, तो आपको याद करने में आसानी हो जाती है। यह नक्शा फिर उसी बेस पे है, 8वीं की किताब में है, तो आप लोगों के काम आना है। इसमें सभी जगह की साक्षरता दर लिखी हुई है, ठीक है। लियो थे स्क्रीनशॉट लियो, बस बढ़ा आगे। चलिए आओ अब आते हैं वापस अपन 5-5 जिलों पर। ये 5-5 पढ़ने जरूरी है क्योंकि इसमें से प्रश्न इस तरीके से काफी बनते हैं। तो आओ सबसे पहले तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। इसमें देखो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका यदि याद नहीं हो तो देखो क्या थी इसकी ट्रिक? झुंझुनू से सीकर अलवर कौन जाए, ठीक है, ऐसे याद रखना। कौन जाए कि भाई पढ़ना है तो जाओ झुंझुनू से सीकर अलवर जाओ, ठीक है। तो क्या कौन जाए झुंझुनू से सीकर अलवर। अब इसमें क्या होगा? कौन यानी कि क से तो कोटा आ गया, फिर जयपुर आ गया, फिर झुंझुनू आ गया, फिर सीकर आ गया, फिर अलवर आ गया। एक तरीका बताया है सिर्फ, बाकी डायरेक्ट याद हो जाए तो दी बेस्ट है। नहीं याद आए तो ये रख लेना याद कि कौन जाए, ठीक है, कौन जाए याद करने। तो जिन्हें याद करना भी जानो पड़ी। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले देखो के जासी, ठीक है, कौन जाए के जासी, जासी पर बाबा, ठीक है, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर। अब यहां पे पूछा था ना कि कौन जाए, तब ध्यान रखना जासी पर बाबा जासी, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। तो देखो अब यहां से कैसे याद रखना है कि जा से तो जालोर, सी से सिरोही, पर से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। इस तरीके से ये भी 5 हो जाएंगे याद के जासी पर बाबा जासी, मैं कौन जावा, ठीक है, जासी पर बाबा। ले स्क्रीनशॉट, क्योंकि बाबो स्क्रीनशॉट नहीं ले, स्क्रीनशॉट था नहीं लेना है, ठीक है।
ले बढ़ो आगे। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, आप देखो राजस्थान की है ना सर्वाधिक जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है, ठीक है ना, ये आप सभी को पता है। तो शहरी आबादी यानी कि नगरीय जनसंख्या कितनी है, 25% लगभग। ये 8वीं की लैंग्वेज है। अब कई जना विद्वान साथी मेरा है वह कहते हैं गुरुजी 25 नहीं है, ये तो 24 हमने पढ़ा है 24.9 है, 24.9% है। और ग्रामीण आबादी जो है वो 75 नहीं है, 75.1% है। अरे भैया सही कह रहे हो आप, लेकिन लगभग में यही चीजें मानी जाती है, राउंड फिगर, ठीक है, राउंड फिगर कर दियो, 8वीं वाली किताब में दियो है, ठीक है, राउंड फिगर में ध्यान रखा करो। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां निवास करती है, जहां साक्षरता ज्यादा है, कोटा के अंदर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां निवास करती है, डूंगरपुर के अंदर, पहाड़ों की रानी डूंगरपुर। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, देखो पहाड़ ज्यादा है, नगर नहीं बसा सकते, गांव है, ठीक है, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां है, जयपुर के अंदर है, क्योंकि जयपुर में आबादी क्षेत्र ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां है, जैसलमेर में। अब जैसलमेर में दोहरा ही दोहरा है तो जनसंख्या ही कम है, तो ग्रामीण भी कम हुई, ठीक है, याद रख लो है। वो बोनस है, ये क्या है, ये बोनस है। बोनस कैसे, क्योंकि 8वीं की किताब में आपके कोई धार्मिक जनगणना से संबंधित आंकड़े दिए ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने दे दिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे एक साथ में कंप्लीशन आपको मिल जाए। सर्वाधिक क्या है, हिंदू है 88.5% और सर्वाधिक जयपुर के अंदर। मुस्लिम कितने, 9% और कहा सबसे ज्यादा जयपुर में। सिख कितने, 1.3 और सबसे ज्यादा कहा, श्री गंगानगर, पंजाब के पास में वही पड़ता है वहां पे। जैन कहां है, जैन कितने, 0.9% और जयपुर में। ईसाई 0.14% और बांसवाड़ा में। बौद्ध 0.1% और अलवर में ज्यादा है। ये जातिगत जनगणना से संबंधित यदि पूछेंगे तो ये आंकड़े आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। मैं समय तो ज्यादा लूंगा नहीं आपका, आप स्क्रीनशॉट लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ले लियो। ओ अनुसूचित जनजातियां। अब देखो अनुसूचित जनजातियां यानी कि बात हो रही है हमारे मूल निवासी भाई बहनों की, और इनको यानी कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित मैं बहुत सारी क्लासेज ले चुका हूं, बहुत सारी क्लासेज आपको पढ़ा चुका हूं और सबकी डिटेल भी बता चुका हूं, इसलिए एक रैपिड नजर मार लेते हैं, आप लोगों के काम आएगी। सबसे पहले तो देखो इन मूल निवासी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, संस्कृति के पोषक है ये। 13.5% ये हमारी कुल जनसंख्या में 13.5% अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक जनजाति यदि पूछे सीधा तो उदयपुर ध्यान रखना, और यदि पूछे कि प्रतिशत के आधार पर ज्यादा कहां है तो बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। राज्य की प्रमुख जनजातियों में अब अपने यहाँ पे भील, मीना, डामोर, कंजर, सहरिया, सांसी वगैरह ये सब जनजातियों के अंदर शामिल है, ठीक है। अब इसमें ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है कि आपके भील सबसे ज्यादा कहां है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर और उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये यहाँ पे क्षेत्र जो है यहाँ पे भील ज्यादा है। मीना जयपुर, तो जयपुर के आसपास वाला जयपुर, करौली, दौसा, आसपास वाला जितना भी क्षेत्र है, सवाई माधोपुर वगैरह, यहाँ पे मीना बाहुल्य क्षेत्र है। सहरिया 12 के अंदर, और 12 में भी किशनगंज में बहुत ज्यादा है, किशनगंज, ठीक है ना। यहाँ डामोर कहाँ है, डूंगरपुर के, और डूंगरपुर में भी ध्यान रखना सिमलवाड़ा क्षेत्र को तो स्पेशल डामरिया ही कहा जाता है, डामोर जनजाति के अधिक होने के कारण। गरासिया वैसे सिरोई में सबसे ज्यादा है, लेकिन उदयपुर में भी है, सिरोई में भी, सिरोई रोड जो पिंडवाड़ा क्षेत्र है ना वहां पे सबसे ज्यादा, और उदयपुर में भी है। उदयपुर सिरोई वाला बेल्ट जो है वो गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा है। सांसी पूछे तो आप ध्यान रखना कि सांसी सबसे ज्यादा कहां है, भरतपुर के अंदर है। और एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट लाइन इसमें दे रखी है, और मैं भी हमेशा बताता हूं इसको, कि राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है वो कौन सी है, वो है सहरिया। अच्छा मैंने यहां पे लिखा नहीं क्या, वो है सहरिया। कौन सी है, सहरिया। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित भी ध्यान रख लेना। एक तरीके से बहुत रैपिड अपना जनसंख्या के ऊपर फिर से रिवीजन हो चुका है। और अब आओ इसके पीछे दिए हुए सवालों पर, कि पीछे जो सवाल दिए रखे हैं इस पार्ट के, क्योंकि ये पार्ट अब हो रहा है पूरा, ठीक है। आओ देखो, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में, बताओ किस जिले में न्यूनतम। डीजे कर बग्गा भी याद है ना, तो भी याद हो जाए, 846 के में है, धौलपुर के मायने। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अधिक नहीं, भौगोलिक क्षेत्र से पूछा है। तो आओ अब देखो, पूर्वी मैदान
अब मैदानों में जनघनत्व अधिक होता है क्योंकि वहां पे अनुकूलता ज्यादा पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश, हार्डोतिका पठार या अरावली। अब सबसे विषम क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। और यहाँ पे विस्तृत बहुत है, जनघनत्व यहाँ बहुत कम पाया जाता है। जैसलमेर वाला क्षेत्र देख लेना, यहाँ पूछा भी क्या है, किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो घनत्व सबसे कम कहां पाया जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले लो, चला आगे। और इसी के साथ ये तो आप लोगों को पता ही है, जो भी अभ्यास करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वो इससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की ये क्लास भी यहाँ पे संपन्न हुई और आरबीएससी की 8वीं कक्षा के 4 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। अगले सप्ताह और 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और इसी तरह ये सिलसिला अपना जब भी जो नेक्स्ट एग्जाम जैसे होगा, जैसे कोई भी वैकेंसी बढ़िया आती है और होगा उसके अंदर, तब तक अपन उम्मीद कर रहा हूं कि 10th तक की कंप्लीट कर देंगे। तो आपको एक बहुत तगड़ा वाला बूस्टर मिलेगा इससे, बहुत बढ़िया आपकी कमांड हो जाएगी इस पे। ठीक है ना, चलो लाइक शेयर करना हो तो कर देना, बाकी कमेंट जरूर करियो। ठीक है, अपन मिला अगली क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए वही अपनी टैगलाइन लास्ट वाली बोल देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।